अब हम बात करते हैं इंटरफेशियल टेंशन की। इंटरफेशियल टेंशन तो ऐसा टेंशन जो कि कहाँ पर लगेगा, लिक्विड की इंटरफेस पर। मोस्टली हम बात करते हैं जैसे इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इमिसिबल लिक्विड जैसे इमल्शन लेते हैं अपन, ये बीकर है। इमल्शन में अपने को क्या देखने मिलता है, ऊपर ऑयल रहता है, नीचे वाटर रहता है। किसका एग्जांपल है, इमल्शन। अब जो ऑयल और वाटर के बीच में एक बाउंड्री दिखती है उसको बोलते हैं इंटरफेस। और इस इंटरफेस पर जो टेंशन लगता है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। अब ये जो इंटरफेशियल टेंशन होता है, इंटरफेशियल टेंशन इज ऑलवेज लेस देन सरफेस टेंशन। ये लाइन याद रखना है आपको कि जो इंटरफेशियल टेंशन होता है सरफेस टेंशन से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेस पर जो अडेसिव फोर्स है, अडेसिव फोर्स मतलब ऑयल और पानी अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अडेसिव फोर्स। तो जो अडेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है देन कोहेसिव फोर्स। इसलिए अब अडेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया मतलब कि अब जो मॉलिक्यूल है वो सिकुड़ नहीं पाएगा इतनी आसानी से, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता, सिकुड़ जाता, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, स्फीयर शेप में हो जाता। इसलिए याद रखना इंटरफेशियल टेंशन हमेशा कम होता है सरफेस टेंशन से। अब क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन किसको डिनोट करता है, मतलब क्या बताता है। तो सरफेस टेंशन अपने को बताता है कोहेसिव फोर्स के बारे में, और जो इंटरफेशियल टेंशन है वो क्या बताता है, वो बताता है एडहेसिव फोर्स के बारे में। ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के बारे में। सरफेस एनर्जी या फिर इसको अपन सरफेस फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, फ्री एनर्जी। ये सब कॉन्सेप्ट बस आपको एक बार समझना, वैसे बाकी जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत कम चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी आपको, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, बस एक बार समझने की कोशिश करना है बस। और तो सरफेस एनर्जी के बारे में अपन देखते हैं। वही एग्जांपल है, ये वो बीकर था, पानी भरा हुआ था ऊपर, एक मॉलिक्यूल लेते अपन सरफेस वाला, एक मॉलिक्यूल लेते अपन बल्क वाला। तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है और जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं वो दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, बिहेव डिफरेंटली। मतलब जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इसका बिहेवियर अलग होगा, जो बल्क में मॉलिक्यूल है उसका बिहेवियर अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है इसको इसके आसपास वाले सभी मॉलिक्यूल पुल करेंगे और नेट इफेक्ट कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि सारी साइड से सेम खिंचाव लग रहा है इस पर। लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है इस पर सिर्फ नीचे की साइड ही खिंचाव हो रहा है, ऊपर की साइड कोई खिंचाव नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर एयर है। अब तो इस पर नेट इफेक्ट कितना होगा, कुछ तो होगा, मतलब 0 के बराबर तो नहीं होगा। नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होता। तो उसके कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नीचे आना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल बल्क की तरफ मूव करेगा। अब जब बल्क की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर स्पेस बन जाएगा। अब इस स्पेस को भरने के लिए कोई नीचे से एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है ऑलरेडी वाटर के, इस स्पेस को भरने के लिए नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, लेकिन
इतनी आसानी से नहीं जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है अपनी जगह पर, इसमें एनर्जी कम होती है। बल्क वाले मॉलिक्यूल में एनर्जी कम होती है, और जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये स्टेबल है तो ये क्यों क्यों मूव करेगा ऊपर, स्पेस क्यों फिल करेगा उसका? तो उसके लिए अपने को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये बोल सकते अपने को इस पर वर्क करना पड़ेगा, ये बोल सकते अपने को उसको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा उस बल्क मॉलिक्यूल की, तभी वो ऊपर जाकर इस स्पेस को फिल करेगा। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जो बल्क मॉलिक्यूल है उसके पास लो एनर्जी होती है, तभी वो अपनी जगह पर रहता है, और जो सरफेस मॉलिक्यूल है उसके पास हाई एनर्जी होती है। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये बल्क मॉलिक्यूल स्पेस को फिल करने के लिए नहीं जा रहा था, हमने बाहर से उसकी एनर्जी को बढ़ाया। एनर्जी कितनी बढ़ाना है? सरफेस टेंशन के बराबर। मतलब जो बल्क मॉलिक्यूल था उसकी एनर्जी अपने को इंक्रीज करना है। कब तक? जब तक उसकी एनर्जी सरफेस टेंशन से ज़्यादा ना हो जाए। मोर देन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन से ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी बल्क मॉलिक्यूल में, तभी वो ऊपर जाकर स्पेस फिल करेगा। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये प्रोसेस चलती है इसमें, वाटर के मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से अब जो सरफेस मॉलिक्यूल था उसके पास क्या था? मोर एनर्जी थी। सरफेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा थी, और इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अब और सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी अपने को पता है कम होती है, स्टेबिलिटी लो होती है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अंदर की साइड मूव करता है ताकि वो उसकी एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगा, और इसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट था सरफेस एनर्जी का। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्क डन का अमाउंट निकालना। मतलब अपने को कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो जो मॉलिक्यूल है बल्क मॉलिक्यूल वो ऊपर जा सके। तो एक इक्वेशन थी गामा इक्वल टू एफ अपॉन 2L। अब यहाँ से फोर्स की इक्वेशन क्या बन सकती है? गामा इंटू 2L। ठीक है, ये फोर्स की इक्वेशन बन गई। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पर गामा इंटू 2L रख सकते हैं, और इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी एक लेंथ ही होती है एक तरीके से, या बिट्थ मान लो। तो W इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। डेल्टा ए क्या होता है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला पता है अपने को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो गामा इक्वल टू वर्क इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए। यहाँ से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? W अपॉन डेल्टा ए।
ये हो गया एक एक्सप्रेशन सरफेस टेंशन का। ये अपन W की जगह अपन U भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन डेल्टा ए, क्योंकि वर्क डन या एक्सटर्नल फोर्स या फिर एनर्जी ये सब सेम ही होता है। तो एक एक्सप्रेशन ये बन गया। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की, कुछ लिक्विड्स और उनकी सरफेस टेंशन की। ये डाइंस पर सेंटीमीटर में अपन इनकी वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, अपन 15 लिक्विड की सरफेस टेंशन को याद करेंगे ट्रिक के साथ। फिफ्टीन सरफेस टेंशन को अपन याद करने वाले हैं विथ ट्रिक्स। तो सबसे पहले मरकरी की आप याद रखना, 474 होती सबसे ज़्यादा मरकरी की सरफेस टेंशन होती है, 474 इन लिक्विड्स में से। फिर दूसरे नंबर पे वाटर। अब वाटर का प्रोनाउंसिएशन देखो, वाटर का प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह दिख रहा है, 72 वाटर, वाटर 72, तो इसकी होती है 72.4। अब जो ग्लिसरीन और इथाइलिन ग्लाइकोल की आपको याद रखना पड़ेगा बस, बाकी अगली ट्रिक से बता दूंगा मैं। ग्लिसरीन की होती है 63.4 और इथाइलिन ग्लाइकोल की होती है 48.3। अब इसके बाद यहाँ तक बस आप याद रखना। इसके बाद दो लिक्विड की ट्रिक बताता हूँ मैं, जैसे ट्रिक है OC, सरफेस टेंशन सेम है, OC सरफेस टेंशन सेम है, तो O से हो जाएगा ओलिव ऑयल, C से हो जाएगा कॉटन सीड ऑयल। इस दोनों की सरफेस टेंशन 35 होती है, बस डिफरेंस होता है 35.4 होती है, इसकी 35.8 होती है। अब अगले याद रखना क्या, आप ट्रिक बना लीजिए। ये 4 अलग याद रख लिए, 2 अलग याद कर लिए। बाकी की ट्रिक क्या है, आपसे लब करते हैं कौन, टोल वाले लोग। जब आप मान लो कहीं गए, रोड पर टोल वाले लोग मिले, तो आपसे लब करते हैं टोल वाले लोग, और वो क्या बोल रहे हैं आपको, चलो कार सीख लो, मतलब चलो कार चलाना सीख लो। लब करते हैं कौन, टोल वाले आपसे, और वो क्या बोल रहे हैं, चलो कार चलाना सीख लो। तो लब से हो जाएगा क्या, एल से हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलेटम, ओ से हो जाएगा ओलिक एसिड, बी से हो जाएगा बेंजीन, टोल से हो जाएगा टोलुइन, चलो से हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, कार से हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साइक्लो से हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे 33.1 एक माइनस कर दिया 32.5, 28.9 है, इसमें से एक माइनस कर दिया 27.9, ये 27.1 है, इसमें से एक माइनस कर दिया 26.7, ठीक है। 32 में से एक माइनस, सॉरी 33 में से एक माइनस किया 32, 28 में से एक गया 27, 27 में से एक गया 26। बाकी आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। और ये साइक्लो से याद रखना है 24.7 देखो, साइक्लो हेक्सेन की और आसानी से याद होगी। साइक्लो से क्या जाएगा, साइकिल,
साइकिल मतलब जो अपनी स्लीप साइकिल है, जो अपन सोते हैं 24 घंटे की स्लीप साइकिल और 7 दिन की 24/7, तो वैसे याद रख सकते हो 24.7। 24/7 रहता है ना, 24 घंटे 7 दिन, ऐसे साइक्लोहेक्सेन याद रख सकते हो। और 2 बचे एसीटोन और इथेनॉल। अब एसीटोन से क्या हो जाएगा 23 इसका, इथेनॉल का 22। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये हमारा सरफेस टेंशन का एक लेक्चर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे मेथड कौन कौन सी होती है सरफेस टेंशन को निकालने के लिए, और HLB स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड डे।